हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम जीके के प्रश्नों को कवर कर रहे थे, जिसमें हम फिजिक्स के क्वेश्चन को देख रहे थे। ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं, उन्हें हम देख रहे हैं, उन्हें हम कवर कर रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न की हम विस्तृत व्याख्या भी देखेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं और आज के प्रश्न को देखते हैं, अंत तक बने रहिएगा। आज के अगर प्रश्न की बात करें तो आज का पहला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश और डैश होता है। तो बात करें उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा ही आभासी बनता है और सीधा बनता है, हमेशा आभासी और सीधा बनता है। इसके बारे में अगर बात करें तो जब उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच अथवा किसी भी स्थिति पर रखी होती है तो उत्तल दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु का एक छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है, बहुरूप दर्शक द्वारा बनाए गए रंगों के प्रतिरूप जब प्रकाश स्रोतों के सामने रखे जाते हैं तो निम्नलिखित में से किस परिघटना से यह बनते हैं। तो बात करें यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो इसके बारे में जानें। बहुरूप दर्शक में उपयोग किया जाने वाला मूल सिद्धांत प्रकाश का परावर्तन सिद्धांत से संबंधित है। बहुरूप दर्शक एक ऑप्टिकल खिलौना है जिसमें विशेष कोणों पर दो या दो से अधिक दर्पण लगे होते हैं तथा प्रकाश इनसे टकराकर परावर्तित होकर विभिन्न आकर्षक प्रतिरूपों का निर्माण करता है। इसका मुख्य प्रयोग मनोरंजन हेतु खिलौना बनाने में किया जाता है। परावर्तन क्या होता है तो ध्यान रखिएगा। परावर्तन जैसे कोई ये पॉलिशदार तल है, चिकना तल है जिस पे प्रकाश किरण जब गिरती है तो ये उसी माध्यम में वापस जाती है, वापस लौट जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आती है, आके इस तल से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। किरण का डैश परावर्तित किरण में सामान्य सतह तक मापा जाने वाला कोण है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। अब इसके बारे में जाने क्या होता है किरण का परावर्तन कोण। परावर्तित किरण से सामान्य सतह तक मापा जाने वाला कोण है। परावर्तन कोण क्या होता है, ये देखिए, ये कोई सतह है, इसकी चिकना ये पॉलिशदार सतह है, इस पर प्रकाश की किरण जो आ रही है उसको आपतित किरण बोलते हैं। ये टकराती है और टकरा के वापस लौटती है तो इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। और इस घटना को क्या बोलते हैं, तो परावर्तन बोलते हैं। अब बात करें तो जो आपतित किरण एक बीच में अगर लाइन खींच दें तो इसे अभिलंब के नाम से जानते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे आपतन कोण आई से डिनोट करते हैं। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है उसे क्या बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न को देखें। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कारों की हेडलाइट्स में किया जाता है। तो अगर बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कारों की हेडलाइट में यूज किया जाता है। बात करें इस प्रश्न के बारे में तो गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह दर्पण इस पर पड़ने वाली किरणों को लंबवत व समानांतर परावर्तित कर देता है, जिसे परावर्तित किरणों का पुंज एक फोकस बनाता हुआ चालक को दूर तक स्पष्ट देखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो बात करें तो इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें निकट दृष्टि दोष दूरदृष्टिता कहा जाता है। पूछा है कि सही कौन सा है। तो निकट दृष्टि दोष दूरदृष्टिता, दीर्घ दृष्टि दोष निकट दृष्टिता, दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल गलत हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में जानें। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष मतलब हमें निकट की चीज़ें नहीं दिखाई देती होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। जो नाम है उसके जस्ट अपोजिट काम है, ऐसे समझे। निकट दृष्टि क्या होता है कि जो पास की चीज़ें हैं वो तो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। लेकिन दूर दृष्टि दोष जैसा लग रहा है कि दूर की दृष्टि नहीं दिखाई देती होगी, ऐसा नहीं है। दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, उसे क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, 1 मिनट 1 सेकेंड प्लीज। हाँ, तो बात करें तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु वह निकट रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता है। बात करें तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति अवतल लेंस का प्रयोग तथा दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कौन सा प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके निवारण के लिए जिसको निकट दृष्टि दोष है वो अवतल लेंस का अपना प्रयोग करते हैं चश्मे में,
और जिनको दूरदृष्टि दोष है वो अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दिए गए प्रश्न में बी ऑप्शन सही है, मतलब ना तो पहला कथन सही है ना तो दूसरा सही है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं, दो कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला जो कथन है, अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। बिल्कुल सही है, ये अपवर्तन एक क्रिया है, प्रकाश की एक घटना है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। मतलब जो आ रहा है, ऐसा होने की वजह से क्या होता है कि चाल में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। बिल्कुल सही है, जल का जो अपवर्तनांक होता है n बराबर क्या होता है, 1.33 होता है जल का अपवर्तनांक। अब दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उनमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। तो ध्यान रखिएगा, जिस माध्यम में प्रवेश कर रही है उस माध्यम का अगर जो अपवर्तनांक है अगर जितना ज़्यादा होगा उसकी चाल, मतलब प्रकाश की चाल उसमें उतनी ही कम होती चली जाएगी, क्योंकि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, कांच का 1.5 होता है। अतः जो कथन 1 और 2 दोनों ही क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर सभी रंग परावर्तित हो जाएं तो सतह का रंग कैसा दिखाई देगा। तो अगर किसी भी सतह से सारे ही रंग प्रकाश में, हम जानते हैं विबग्योर जानते होंगे, विबग्योर मतलब कि 7 रंग दृश्य जो प्रकाश होता है वो कुल 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब भी कोई चीज़ क्या करे कि उसमें सतह पे जो भी श्वेत प्रकाश पड़े, दिया क्या है, श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर सभी रंग परावर्तित हो जाएं, इसमें इसके 7 रंग क्या हो जाएं, बिल्कुल परावर्तित हो जाएं, तो ये जो सतह होगी वो सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बारे में देख लेते हैं, किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ने के बाद यदि सभी रंग परावर्तित हो जाए तो सतह का रंग सफ़ेद प्रतीत होता है। किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली श्वेत प्रकाश की किरणें पूर्णतः अवशोषित हो जाती हैं तो वस्तु काली दिखाई देती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला हमारा प्रश्न है कि यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेतन में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जहाँ भी लाल प्रकाश का प्रयोग, जैसे खतरे की जो ये बिजली के पोल वगैरह होते हैं उस पर लगे होते हैं खतरे के निशान लाल रंग से, या कोई भी जो भी खतरनाक चीज़ें होती हैं वो लाल रंग से जनरली बनाई जाती हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि लाल जो रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, और जिसका भी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर पाते हैं, तो लाल रंग बहुत दूर से हमें दिखाई दे जाता है। तो यही रीज़न होता है कि यातायात को रोकने के लिए जब गाड़ियों को रोकना होता है तो लाल रंग का वहाँ यूज किया जाता है ताकि दूर से ही दिखाई दे और गाड़ियाँ समय से रुक जाएं। तो ये क्या है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि यह कम से कम प्रकीर्णित होता है अतः आसानी से लंबी दूरी से भी सूचित हो सकता है, मतलब लंबी दूरी से ही हमें दिखाई दे जाता है। इसके बारे में जानें तो यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेतन में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उच्च तरंगदैर्घ्य होने के कारण यह कम से कम प्रकीर्णित होता है अतः आसानी से लंबी दूरी से भी सूचित हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, लाल रंग की रोशनी से हरे रंग के पत्ते वाले पौधे कैसे दिखेंगे। तो अगर लाल रंग की रोशनी पड़ती है किसी हरे रंग के पौधे पे तो वो काला दिखाई देगा। इसके बारे में जान लें तो वस्तु जिस रंग की होती है उसी रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है तथा अन्य रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है। हरे रंग के पत्ते पर लाल प्रकाश डालने पर वह लाल प्रकाश को अवशोषित कर लेगी तथा किसी रंग के प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है, अतः हरे रंग का पत्ता लाल प्रकाश में काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता, आहिस्ता आहिस्ता उसे दिखाई देने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो परितारिका होती है वो सिकुड़ जाती है। परितारिका एक आँख का पार्ट है, आइरिस के नाम से जानते हैं इसे, ये क्या होती है, सिकुड़ जाती है, इसी वजह से ऐसा होता है। इसके बारे में जान लें तो परितारिका आइरिस नेत्र गोलक पर पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब कोई व्यक्ति तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो आँख की जो आइरिस होती है वो सिकुड़ जाती है, अतः उसे कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु कुछ समय बीतने पर जब परितारिका सामान्य हो जाती है तब व्यक्ति देखने में सक्षम हो जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, पानी में डाली गई छड़ी निम्न में से किस कारण से उठी हुई दिखाई देती है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये तो हमने सबने देखा होगा, किसी अगर कोई पेंसिल वगैरह है उसको पानी में डालते हैं तो वो जनरली टेढ़ी दिखाई देती है, तो ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बारे में भी देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर सीधी निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वह अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, पानी में डाली गई छड़ी का उठी हुई दिखना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। ऐसा क्यों होता है, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब दो समांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे कि पार्लर वगैरह में देखते होंगे आप, दो समांतर शीशे रखे जाते हैं और उसमें अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, बहुत से प्रतिबिंब, ऐसा लगता है शीशे के अंदर शीशा है और उसमें हम दिखाई दे रहे हैं बार बार। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। इसके बारे में जान लें तो दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच यदि कोई वस्तु रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हों तो उनके द्वारा उसके मध्य में रखी वस्तु के बनाए कुल प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है वो 360/θ-1 होती है। क्योंकि दो समानांतर दर्पणों के बीच बना कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, मृग तृष्णा क्या है। मृग तृष्णा क्या है, तो अगर बात करें तो यह नज़दीक की नज़र है। नज़दीक की नज़र को मृग तृष्णा के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मृग तृष्णा, अब इसके बाद एक बात, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ये एक दृष्टि भ्रम है। मृग तृष्णा आपने सुना होगा, जैसे कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाश की घटना होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे जनरली हमें पानी का आभास होता है, ऐसा लगता है कि बहुत दूर एक पेड़ है और वो उल्टा दिखाई दे रहा है। ये रियल में वहाँ कोई पानी नहीं होता, ऐसा लोगों को भ्रम हो जाता है कि वहाँ पे पानी है इसलिए पेड़ उल्टा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब वो ट्रैवल करके वहाँ तक जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऐसा वहाँ पे कोई पानी का तालाब या नदी नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, ये मृग तृष्णा नाम की घटना होती है, एक भ्रम होता है, दृष्टि भ्रम होता है, और ये प्रकाश की घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मृग तृष्णा दृष्टि भ्रम है जिसका कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इस घटना को मरीचिका कहते हैं। यह ज्यादातर रेगिस्तानों में देखने को मिलती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अन्य उदाहरण हीरे की अत्यधिक चमक, कॉच के चटके हुए भाग की चमक, प्रकाशिक तंतु, पानी में हवा के बुलबुले की चमक, ये सभी किसके उदाहरण हैं, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रसोई सामग्री का उपयोग पानी के हिमांक को कम करने के लिए किया जाता है। तो बात करें तो नमक का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में जानें तो वह ताप जिस पर किसी वस्तु के, किसी पदार्थ के द्रव एवं ठोस अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है वह उस द्रव का हिमांक कहलाता है। पानी के हिमांक को कम करने के लिए दिए गए रसोई सामग्री के रूप में नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक पानी के हिमांक बिंदु को भी कम कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा, किस उद्देश्य के लिए अवरक्त प्रकाश या ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भोजन पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए इसके बारे में जानें। तो अगर बात करें तो भोजन पकाने के लिए अवरक्त प्रकाश या ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। अवरक्त विकिरण की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। इसकी तरंगदैर्घ्य परिसर 7.8 × 10⁻⁷ मीटर से 1 × 10⁻³ मीटर तक की होती है। ये किरणें उसमें विकिरण तथा जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ा देती हैं। इसका प्रयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सिकाई करने में की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है। तो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तरल के कुल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। इसके बारे में जानें तो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक तरल का तापमान, तरल का पृष्ठ क्षेत्रफल, वायु की गति तथा आर्द्रता है। तरल के कुल द्रव्यमान का वाष्पीकरण की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया तरल की सतह पर होती है। तापमान, वायु की गति तथा पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है।
तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि किस वजह से वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। तो आप जानते हैं कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, अगर पानी है किसी गिलास में रखा है तो वहाँ वाष्पीकरण कम देखेंगे, और उसी को अगर किसी थाली में रख दें तो वहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो बढ़ गया। वायु की गति तेज है, तो अगर हवा तेज चल रही है तो भी वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा है तो भी वाष्पीकरण ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा कि हवा की इकाई आयतन प्रति घन मीटर में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है। तो इसे किस नाम से, इसे क्या बोलते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसके बारे में जानें तो वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा ही आर्द्रता कहलाती है। निरपेक्ष आर्द्रता की बात करें तो वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है? तो हवा के प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार का अनुपात विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है। सापेक्षिक आर्द्रता क्या होता है? तो एक निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली वायु की आर्द्रता सामर्थ्य तथा उनमें विद्यमान वास्तविक आर्द्रता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि फिजिक्स के थे, और ये भी परीक्षा में उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं, और केमिस्ट्री के प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। मेनली बायोलॉजी के प्रश्न जीके में बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो उन सभी को हम कवर करेंगे। बने रहिएगा इस सीरीज में, आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होगा, ट्रस्ट मी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।